गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट केसेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग का है रिलेशनशिप बिटवीन हमें दो चीज में रिलेशन देखना है, फोर्स में और काइनेटिक एनर्जी में। फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और आपको याद होगा वो रिलेशनशिप था P इक्वल टू रूट अंडर 2mE। देखिए P इक्वल टू 2mE, यहाँ P मोमेंटम है, 2 कांस्टेंट है, m बॉडी का मास है और E से हम लोग डिनोट किए हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम लोग दो अलग अलग चीजों में रिलेशन देखने जा रहे हैं, फोर्स में और काइनेटिक एनर्जी में। हम लोग दोनों का फॉर्मूला पहले लिखेंगे और उसके बाद दोनों में देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप सामने आता है। चलिए देखते हैं। हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, और वर्क डन का हम लोग लिखते हैं W। चेंज का मतलब है बदलाव, परिवर्तन। किसमें? तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं परिवर्तन को? लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, इसको और लिखा जा सकता है हाफ m कॉमन लेके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए W। ठीक है, ऑल्सो हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क का डेफिनेशन शुरू में ही हम आपको बताए थे। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड। वर्क तब कहा जाता है जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वर्क हुआ। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि वर्क कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लिखते हैं हम लोग ऑल्सो वी हैव W बराबर Fs। इक्वेशन इसको 2 मान लिए। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, तो दोनों का एक साइड यानी LHS आपको इक्वल नजर आएगा। देखिए LHS में दोनों तरफ W है, RHS में अलग अलग टर्म्स हैं। तो जब किन्हीं दो इक्वेशंस का एक साइड इक्वल होता है तो हम उसके दोनों साइड्स को इक्वल कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ जैसे इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक तरफ था Fs और एक तरफ था हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम फोर्स इधर देख रहे हैं, इधर काइनेटिक एनर्जी का टर्म आया और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का टर्म मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा डिवाइड में, और हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में s। तो ये हो गया स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। हम लिख सकते हैं लास्ट में दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप between force and kinetic energy। यही रिलेशनशिप निकल गया। F इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में s। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। इसका नाम है वेरिएशन ऑफ इलास्टिक
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, किसका, ऑफ ए स्प्रिंग का, विथ, किसके साथ, विथ एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन के साथ। एक्सटेंशन का मतलब खिंचाव और कॉम्प्रेशन का मतलब होता है दबाव, यानी उसको सिकुड़ना, उसको नजदीक लाना, और एक्सटेंशन उसको खींचना, उसको लंबा करना। एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन। वेरिएशन का मतलब हो गया बदलाव, चेंज यानी परिवर्तन, किसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। किसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो एक स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। कब, इसके साथ, एक्सटेंशन के साथ और कंप्रेशन के साथ। आपको याद होगा हम पिछले क्लास में आपको बताए हैं, इस तरह का फिगर हम बनाए थे। पहले एक स्प्रिंग था जो अपने नॉर्मल पोजीशन पर था, पॉइंट ए पर। इसमें एक एफ नाम का फोर्स लग जाता है, जिस कारण से ये एक्सटेंशन हो जाता है, इसमें ये थोड़ा सा स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, और यहाँ का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स हो जाता है। आपको याद होगा हम बताए थे कि जब हम लोग इसको यहाँ से रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होता है जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स, और उस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ये बॉडी वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो ये जो केस है, ये केस है एक्सटेंशन का। ठीक है, अब अगर इसको फिगर को थोड़ा चेंज कर दें तो ये बन जाएगा कॉम्प्रेशन का। देखिए किस तरह से बनेगा। सपोज कोई स्प्रिंग है, उससे एक मास लगा हुआ है इस तरह से ए पोजीशन पर। अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर से लगेगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इसमें अप्लाइड होगा तो इसमें सिकुड़न होगा, और ये वापस में और नजदीक होके इधर आ जाएगा। तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। बी पॉइंट पर पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट वही एक्स है, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो ये जो फिगर है ये आपका कॉम्प्रेशन का फिगर है। अगर इसको हम डिनोट करना चाहें तो एक्स से लिख सकते हैं। अब हमको यही इन दोनों के बीच का ग्राफ देखना है और देखना है कि क्या चेंजेस उसमें होते हैं। तो हम लिखेंगे द वेरिएशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग विथ एक्सटेंशन और compression is shown in the graph given B। ग्राफ बनाएंगे और उसी के आधार पर हम लोग इसको फिगर से समझाएंगे। चलिए, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पर 0 है। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। इधर जो है आपका, ये हो गया आपका यू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक तरफ है कंप्रेशन और दूसरी तरफ है एक्सटेंशन। कंप्रेशन और इधर है एक्सटेंशन ग्रेटर देन 0। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। इधर हम लोग एक्स डैश लिख सकते हैं, लेफ्ट तरफ एक्स, राइट तरफ एक्स डैश। अब हम लोग को ये जो ग्राफ बना है, ये फिगर बना, इसी का एक्सप्लेनेशन लिखना है। इसको हम इधर लिखते हैं, डिस्कशन क्या होगा इसका। डिस्कशन, पहला डिस्कशन में हमें ये पता चलता है इस ग्राफ को देखकर कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो एक स्प्रिंग का होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, या हम बोल सकते हैं, सॉरी 0 तो हो ही सकता है, हम उसको बोल सकते हैं नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, देखिए ये इधर बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें या तो उसको एक्सटेंशन बढ़ाएं, कंप्रेस करें मतलब उसको दबाएं, एक्सटेंशन उसको खींचें। दोनों ही केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दोनों ही केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लिखते हैं उसको दूसरा नंबर में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी increases
मतलब कि वो बढ़ता है, ठीक। व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस, व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड, ठीक है। दोनों केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड पोजीशन। रिलैक्स्ड पोजीशन मतलब कि ना ही उसमें कोई फोर्स लग रहा है, ना ही उसमें एक्सटेंशन हो रहा है, ना ही उसमें कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो उस केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ देखिए ध्यान से, क्या बता रहा है? 0। तो हम लिखेंगे उसको तीसरा नंबर में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग in relaxed position is 0, ठीक है। लास्ट हमारा डिस्कशन ये होगा कि इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हम आपको बहुत पहले भी समझाए हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट या एनर्जी का यूनिट या पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जूल। एक और यूनिट के बारे में हम पिछले लेक्चर में चर्चा किए थे, डिस्कशन किए थे, आप अगर देख सकते हैं। हाँ, वहाँ पर हम बताए थे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, मतलब सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EV। चलिए वो लिख लेते हैं। लास्ट डिस्कशन हमारा 4 नंबर, the unit of elastic potential energy is जूल, और इसको हम लोग ऐसे जे लिखते हैं कैपिटल। अब हम बताए हैं कि जब किसी साइंटिस्ट का नाम यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तब उस यूनिट का पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। अगर हम लोग एक सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। ये हम आपको पहले भी समझाए हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। अभी आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने पहले वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार वर्क का फॉर्मूला लिखा, फिर हम लोगों ने फोर्स W = Fs लिखा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया तो हमारा रिलेशनशिप फाइंड हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंट केसेस या बोल सकते हैं डिस्कशन ऑन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विथ, इसके साथ कॉम्प्रेशन दबाव के साथ या एक्सटेंशन, इसमें एक स्प्रिंग में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, और हमारा जो डेरिवेशन आया था, हमारा जो फॉर्मूला आया था सामने, वो था W = Fs, ठीक। और ये फॉर्मूला हमारे सामने आया था W = F.S, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल दिया रहे, तो फाइंड करने के लिए हम लोग उसको हटाएंगे डॉट। तो हम बताए थे आपको कि इस तरह से लिखा जाता है cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये फार्मूला हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हो और उन दोनों के बीच किसी तरह के एंगल की बात नहीं की गई हो, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो फोर्स आप देख रहे हैं, ये फोर्स जो लग रहा है बॉडी पर, ये एक कांस्टेंट फोर्स है। बट मतलब कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि जहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड हर समय सेम हो, इक्वल हो। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो उसको ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, उस कंडीशन में हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, वही अभी हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल आप समझ लीजिए। सपोज टाइम = 2 सेकेंड है, तो उस समय फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन है, ठीक है। टाइम जब बढ़ता गया, अभी टाइम हो गया 4 सेकेंड, तो उस समय फोर्स का वैल्यू बढ़ के 3 न्यूटन हो गया। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है,
तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। इसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर वेरिएबल फोर्स। लेट अस कंसीडर ए वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स इसका मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। हम लिख लेते हैं whose magnitude changes, whose magnitude changes। इसका परिमाण चेंज होता रहता है। वैसा फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है। Is acting on a body, ठीक है, of मास m। जिस बॉडी का मास कितना हम लोगों ने मान लिया है, m मान लिया है, उस पर वेरिएबल फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, सो द बॉडी ऑफ फोर्स ऑफ दिस बॉडी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी फोर्स के लगाए गए दिशा की तरफ ही डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे इसके बारे में। हेंस बॉडी विल displace in the direction of applied force। बॉडी में जिधर डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा उधर ही बॉडी डिस्प्लेस हो जा रही है। ठीक है, अब एक ग्राफ बनाएंगे। द ग्राफ बिटवीन द वेरिएबल फोर्स Fx एंड डिस्प्लेसमेंट x। द ग्राफ बिटवीन वेरिएबल फोर्स Fx ऐसे लिख सकते हैं एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट x। फोर्स Fx फंक्शन के रूप में है, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द बॉडी इज शोन बिलो, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। दो चीज के बीच में ग्राफ बनता है, आप जानते हैं हमेशा। तो पहला चीज यहाँ पर फोर्स Fx है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट x है। तो उन दोनों के बीच हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे चेंज कर रहा है। शुरू का हम लोग पोजीशन लेंगे और एक लास्ट का पोजीशन लेंगे। तो शुरू में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर x i से डिनोट करते हैं और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग x f से डिनोट करेंगे। ये x एक्सिस हो गया, यहाँ ओरिजिन 0 हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। y एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं जो है वो Fx है, ये जो लिखा है हम लोग वेरिएबल फोर्स, और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट x है जो यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम लोग को इनके बीच का रिलेशन देखना है, किस तरह से हम लोग वेरिएबल फोर्स को फाइंड करेंगे। तो उसको हम लोग आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। आज के वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक है।